इस रोती हुई लड़की को देखकर मैं फौरन उसकी तरफ चली गई। एक बुढ़ा आदमी और उसके दाएं तरफ खड़ी हुई लड़की जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, क्या बात है, आखिर तुम इतना क्यों रो रही हो? उस बूढ़े आदमी ने सर से पैर तक मुझे देखा और एक 50 का नोट मेरे कटोरे में डाल दिया। मगर मेरा सवाल वही खड़ा था। उस लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या बात है? तो उस आदमी ने कहा कि कुछ नहीं, ये मेरी बेटी है, आज ये अपनी ससुराल वापस जा रही है तो इसीलिए रो रही है। मेरा दिल उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा नरम हो गया। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा, रोते नहीं हैं, वरना ऐसी हालत में सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? मैंने ये सवाल उस बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन मेरा सवाल सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बाजू से अपनी बेटी को पकड़कर ट्रेन में बैठ गया। मैं वहीं खड़ी उनको देखकर हैरान हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ गई। ये तो मेरा रोज़ का काम था। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी, इसीलिए मैं पुल के नीचे लेटी रही। जो लोग मुझे पहचानते थे वो पुल के नीचे ही आकर मुझे भीख दे रहे थे। अचानक ट्रेन जाने का शोर होने लगा और सब लोग पटरियों की तरफ भागे। मेरे हाथ पर एक आदमी चढ़ गया और मैं दर्द से चीख पड़ी। मगर जब तक मैं उस आदमी को रोककर उससे कुछ पूछती या शिकायत करती, वो भीड़ में गायब हो चुका था। मैं वहीं मेज़ पर बैठ गई और चलती ट्रेन में चलते हुए लोगों को देखने लगी। मुझे आज भी वही कल वाला बूढ़ा आदमी ट्रेन में दिखाई दिया। मैंने सोचा, कल तो ये आदमी गया था अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ने, आज ये फिर से कहाँ जा रहा है? मैंने गौर से उसे देखा कि शायद उसके साथ उसकी बेटी हो जो कि प्रेग्नेंट थी, मगर आज इस बूढ़े आदमी के साथ कोई और खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ट्रेन तो चली गई, मगर मैं यही सोचती रह गई कि ये बूढ़ा आदमी इस उम्र में सफ़र कर रहा है, वो भी अकेले, पता नहीं कहाँ जा रहा होगा। मेरा तो रोज़ का काम था। हज़ारों लोग यहाँ से ट्रेन में सवार होते थे, मगर इस बूढ़े को देखकर मुझे कुछ खटक रहा था। उस बूढ़े आदमी में कुछ तो ऐसा था जो मुझे उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। अगले दिन किसी ऑफिसर के आने की वजह से स्टेशन पर पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्त नज़र थी। बहुत सारे ऑफिसर्स ड्यूटी पर लगाए गए थे। मेरा क्या था, मैं तो एक भिखारन थी, यहाँ से वहाँ बस नल से पानी पी रही थी। जब मुझे कुछ सुनाई दिया, जब मैंने पलटकर देखा तो कोई आदमी उन पुलिस वालों की यहाँ आने की वजह पूछ रहा था। दूसरे आदमी ने बताया कि कोई ऑफिसर आ रहा है, यहाँ पर कोई हादसा न हो जाए, इसलिए ये पुलिस वाले यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। उस आदमी ने कहा, आप लोग यहाँ पर कब तक ड्यूटी पर रहेंगे? उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, जब तक उनकी मर्जी, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? इस सवाल पर अगले आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, बस इतने लोग देखे तो पूछ लिया। वो लोग जब पलटे तो मैं इस आदमी को देखकर फौरन पहचान गई। ये तो वही बूढ़ा आदमी था जो अपनी प्रेग्नेंट बेटी को उसके ससुराल छोड़ने गया था। मैं जल्दी से इस बूढ़े आदमी के पास गई और उससे पूछने लगी, आपकी बेटी पहुंच गई? मेरे अचानक से रोककर सवाल करने पर वो बूढ़ा आदमी घबरा गया और मुझे गौर से देखते हुए बोला, कौन सी बेटी? मैंने कहा, अरे बाबा, वो जो परसों तुम्हारे साथ खड़ी हुई रो रही थी, वो आपकी बेटी। उस बाबा ने मेरे पास से गुजरते हुए कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पागल लोग। मैंने अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। मैंने इस बाबा को जाते हुए देखा तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो आदमी अच्छी खासी उम्र का लगता था और उसके चलने की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। इस दुनिया के रंग ही निराले हैं। मैं तो बस अपना वहम समझती हुई अपने काम पर लग गई। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। उस दिन दोपहर के समय मैं धूप से बचकर पटरियों के पास बैठी थी। एक आदमी चेहरे को रुमाल से ढकते हुए स्टेशन पर यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। मैंने उसे एक दो बार देखा और सोचने लगी कि शायद कोई मुसाफिर है जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, मगर वो बार बार एक ही प्लेटफॉर्म के चक्कर काट रहा था। इस स्टेशन पर मैं 5 साल से भीख मांग रही थी। अब तो मुझे मुसाफिरों की भी पहचान हो गई थी। वो कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार जाकर उससे पूछ लूं कि वो यहाँ चक्कर क्यों लगा रहा है। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं, हो सकता है वो अपना रास्ता भटक गया हो। मैं अपनी चादर संभालती हुई पुल के उस पार जा पहुँची।
वो आदमी बार बार झांक झांक कर पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मेरे एकदम से सवाल करने पर वो आदमी उछल पड़ा। मैं उचक कर उसके करीब खड़ी थी तो अब मुझे उसका चेहरा ठीक से दिख रहा था, मगर उसने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा था और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसके कपड़े भी कुछ खास नहीं थे। मैं उसको देखने के बाद उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, क्यों यहाँ से वहाँ बेचैन और परेशान होकर चक्कर काट रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो सामने टिकट घर है, वहाँ जाकर किसी से बात कर लो। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर टिकट घर में घुस गया। मैंने सोचा शायद कोई अनजान होगा, इसीलिए टिकट की वजह से परेशान था। चलो आखिर मैं किसी के काम तो आई। उस आदमी को भेजकर मैं वापस पुल के उस पार चली गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी टिकट घर से निकलता हुआ नजर आया। रोज बहुत से मुसाफिर आते थे, मगर वो बूढ़ा आदमी एक दिन छोड़कर दूसरे दिन स्टेशन पर किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ आता रहता था। फिर अचानक से उसने आना बंद कर दिया। एक दो दिन तो मुझे भी ये बात याद रही, लेकिन फिर मैं भूल गई। लेकिन कल रात एक अजीब हादसा हुआ। रात के लगभग 1 बजे का वक्त था। मैं भी पुल के नीचे सिमटी हुई लेटी थी। अचानक से एक साया मेरी तरफ से गुजर गया। मैं समझी शायद स्टेशन का कोई नौकर होगा जो कि देखभाल के लिए आया होगा। अक्सर वो आता रहता है। मैं भी करवट बदलकर आराम से सो गई, मगर फिर कुछ ही देर में मुझे शोर की आवाज़ आने लगी। मैं होश में आई और उठकर देखने लगी तो वही स्टेशन का नौकर था। मुझे जागता हुआ देखकर वो बोला, सब ठीक तो है, तुम इस समय जाग क्यों रही हो? मैंने कहा, नहीं, तुमने शोर किया, इस वजह से मेरी आँख खुल गई। तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं अभी आया था, आज देर हो गई टिकट घर में, मेरी चादर रह गई, मैं वही लेने आ गया। मैंने फौरन उससे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ से गुजर कर गए थे। उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मैं उससे जिद करने लगी कि नहीं, मैंने खुद अपने कानों से आहट सुनी थी, तुम ही थे, लेकिन वो मेरी बात मानने से इनकार कर रहा था। मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और वो चला गया। मैं पुल की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। मुझे लगा था कोई गुजर कर गया है, लेकिन यहाँ तो रात में इस नौकर के अलावा कोई नहीं आता। हो सकता है मेरा वहम हो, या हो सकता है कि मैं नींद में हूँ। मैं इसी बारे में सोच रही थी। अगले दिन रात भर न सोने की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं स्टेशन पर मौजूद होटल में चाय लेने चली गई। लोग इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे। इस भीड़ में अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी। सफ़ेद चादर में वो शायद कोई जवान लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल होगी। प्रेग्नेंट होने की वजह से वो एक बेंच पर बैठी थी, लेकिन जो चीज़ मुझे हैरान कर रही थी वो उसकी रोई हुई शक्ल थी। वो यहाँ पर शायद किसी को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे से परेशानी दिख रही थी। मैं उसके पास गई। वो मुझे देखकर एकदम से पीछे हो गई। मैं समझ गई कि ये लड़की डर रही है। मैंने उसको पानी दिया। उसने एक सांस में पूरी बोतल पी ली। पानी पीने के बाद उसने रोते हुए कहा, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कटकर रह गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो पतली दुबली सी लड़की बहुत हिम्मत से यहाँ बैठी थी। मैंने उसे कुछ खाने के लिए दिया। वो बार बार अपनी डरी हुई नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अचानक उठकर जाने लगी। मैंने उसको हैरत से देखा और पूछा, क्या बात है, तुम मुझे बताओ। उस लड़की ने मुझे पलटकर देखा और बोली, मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। अचानक ट्रेन आने का शोर हुआ और जल्दी जल्दी में लोग ट्रेन में चढ़ गए। वो लड़की भी भीड़ में पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैंने चारों तरफ उस लड़की को देखा, मगर वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखी। धीरे धीरे स्टेशन खाली हो गया, मगर मेरे दिमाग में उस लड़की का रोता हुआ चेहरा और उसका मुझसे मदद मांगना मुझे परेशान कर रहा था। काफ़ी देर तक मैं उस लड़की के बारे में सोचती रही। फिर मैंने एक तरकीब लगाई और स्टेशन के सारे लोगों से इस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे हैरत हुई कि कैसे किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। मैं नल के पास से गुजर रही थी जब मेरी नज़र एक फ़कीर बाबा पर गई, जो मेरी तरह ही यहाँ भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। मैंने सोचा, ये तो इस जगह से 1 मिनट के लिए भी नहीं उठता, क्योंकि वो बेचारा अपाहिज था।
इसने ज़रूर उस लड़की को देखा होगा। मैंने उस बाबा से पूछा कि यहाँ थोड़ी देर पहले एक प्रेग्नेंट लड़की बैठी रो रही थी, क्या तुमने उसको देखा है? उस बाबा ने कुछ देर तो सोचा और फिर कहने लगा, हाँ वो लड़की जो चादर में थी। मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने कहा, हाँ बाबा वही लड़की। बाबा ने कहा, वो लड़की अकेली चलती हुई आई थी और आकर बैठ गई। वो लड़की बार बार इस कच्चे इलाके की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब लोगों की भीड़ स्टेशन पर जमा होने लगी तो उसने रोना शुरू कर दिया। फिर मेरा ध्यान नहीं रहा। मैंने बाबा से कहा कि आपने ये तो देखा होगा कि वो लड़की किसके साथ गई है। उसने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। फिर बाबा ने मुझसे कहा, तुम क्यों इस लड़की के बारे में इतना पूछ रही हो? मैंने कहा, बाबा वो बेचारी बहुत मुश्किल में थी, मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर सकी और वो अचानक से गायब हो गई। मैंने सोचा कि किसी ने उसे इस स्टेशन के बाहर जाते हुए देखा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा। जब फकीर बाबा ने मेरी बात सुनी तो मुझसे कहने लगे कि छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, कोई पागल होगी। मैंने कहा, नहीं बाबा, वो होली से मुझे एक अच्छे घर की लड़की लग रही थी, लेकिन उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। मैं पूरा दिन ट्रेन के मुसाफिरों को देख रही थी। औरतें, लड़की, प्रेग्नेंट औरतें सब आ जा रही थीं, मगर वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मैं उदास हो गई। मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगी कि पता नहीं वो बेचारी किस हाल से गुजर रही होगी। मैं 2 दिन तक उस लड़की की तलाश में बैठी रही, मगर मेरे सामने वो दोबारा स्टेशन पर नहीं आई और ना ही उसके बारे में मुझे किसी से कोई खबर मिली। मौसम बदल रहा था। दिन में तो हल्की हल्की गर्मी होती थी और रात में ठंडी। जल्दी ही सब लोग अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाते थे। मैं भी जल्दी ही एक तरफ सोने के लिए लेट जाती। रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे आवाज़ में बात कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा गौर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद ही मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं फौरन नींद से उठी और आंखें मसलते हुए अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं अपने आगे की तरफ देख रही थी जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन मैं हिम्मत करके पलटी। सामने का नज़ारा देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मेरे सामने एक लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसने अपने आप को पूरे तरीके से छुपा रखा था। मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ घुमाया ताकि वहां से टॉर्च निकालकर उस आदमी को देख सकूं, मगर वो मेरी तरफ देखकर तेजी से वहां से भागने लगा। जब मैंने उसे वहां से भागते हुए देखा तो एक पत्थर उठाकर उसके पैर में मार दिया। वो लड़खड़ाकर गिर गया, मगर थोड़ी ही देर में सीधा खड़ा होकर फिर से भागने लगा। मैंने भी सोच लिया था कि आज उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं जल्दी से उठकर उसके पीछे भाग रही थी। अब वो स्टेशन से काफ़ी दूर आ गया था। मुझे पत्थर से ठोकर लगी और मैं ज़मीन पर गिर गई। जब मैंने उठकर उसको देखा तो वो ना जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे हैरत हुई। उसके बारे में सोचकर मैं कुछ आगे बढ़ी। मैंने आगे बढ़कर देखा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने जब इधर उधर देखा तो मेरी बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई थी। मैं रात के इस समय एक वीरान जगह पर खड़ी थी, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे इस जगह पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं फ़ौरन वापस जाने के लिए पलटी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैंने जब पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा ये कोई भयानक सपना है। सामने वही आदमी खड़ा था, मगर उसके हाथ में एक काले रंग का बड़ा सा पत्थर था और वो जिस तेज़ी के साथ मेरी तरफ बढ़ रहा था, मुझे यकीन हो गया था कि आज इस पत्थर से ये मेरी जान लेने वाला है। मैंने बहुत तेज़ी के साथ भागना शुरू कर दिया। रास्ते में पत्थर, कांटे जो भी था, मैं हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बस भाग रही थी। इस समय मुझे किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस अपनी जान की, जो इस समय खतरे में थी। मैंने भागते भागते एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अभी भी मेरे पीछे भाग रहा था। शायद उसके पैर में गहरा जख्म हुआ था, इसीलिए उसे भागने में परेशानी हो रही थी। मुझे लगा कि मैंने अपनी मदद खुद ही की है, जो उसके पैर में पत्थर मार दिया। कम से कम मुझे यहाँ से भागने में और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वक्त तो मिल रहा है। दूर तक भागने के बाद मुझे कहीं एक कोने में रोशनी नजर आई। मैं समझ गई कि यही स्टेशन का रास्ता है। अब मैं और भी तेजी से भागने लगी, मगर अचानक मैं किसी से टकरा गई।
मैंने देखा कौन है वो जिससे मैं टकरा गई हूँ। वो स्टेशन का नौकर था। उसको देखकर मेरी जान में जान आई। उस नौकर ने मेरी इतनी खराब हालत देखी तो परेशानी से पूछने लगा कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ जो घोड़े पर सवार हो। मैं हाँफ रही थी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने हाँफते हुए कहा, वो वहाँ, और अपने हाथ से इशारा किया। वो नौकर मुझे सहारा देते हुए एक बेंच पर ले गया। वहाँ मुझे बैठा दिया और पानी लाकर दिया। जब मैंने पानी पिया तो मेरी सांस में सांस आई। तब मैंने उस नौकर को बताया कि मेरे पीछे जो आदमी था वो स्टेशन पर आया था। मुझे लगा कोई डाकू होगा जो हमें नुकसान पहुंचाने आया होगा। मैंने उसका पीछा किया, उल्टा उसने मुझे ही जख्मी कर दिया। उस नौकर ने कहा, वो आदमी कहाँ है? मैंने कहा, वो आदमी मेरे पीछे था, तुमने देखा नहीं क्या? तब उस नौकर ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, वरना मैं उसको देख लेता। मैंने कहा, छोड़ो, अब क्या फायदा किसी भी बात का, जब चिड़िया चुग गई खेत। मगर मैंने अपने दिल ही दिल में कुछ सोच लिया था। अगले दिन मैं पुल के पास बैठी थी। मेरी नज़रें स्टेशन पर आते जाते लोगों पर थीं। अचानक मेरी नज़र को वो दिखा जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं तेज़ी से नीचे उतरी और उस प्रेग्नेंट औरत का रास्ता रोक लिया। उस लड़की ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गई। उस लड़की ने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने उस लड़की से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ लोगों को इकट्ठा ना करूं, तो मुझे बता दो कि तुम कौन हो। मेरी बात सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ये बात महसूस की। उस लड़की ने आसपास देखा और कहा, मेरी मदद करो, मैं ये सब ऐसे ही नहीं कर रही। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस लड़की ने कहा, हाँ। वो अभी कुछ कहती कि अचानक ट्रेन के आने का शोर हुआ और लोग बहुत तेजी से इधर उधर आने जाने लगे। धक्का मुक्की में मैं उसका हाथ पकड़े नहीं रख सकी और वो लड़की भी इधर उधर कहीं गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। लोगों से पूछने की कोशिश की, मगर किसी ने नहीं देखा। मुझे बहुत हैरत हुई कि कैसे वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और उसे कोई देखता भी नहीं। मैंने उस नौकर से भी कहा कि तुमने इस लड़की को देखा है, लेकिन उस नौकर ने भी मुझसे मना कर दिया कि यहाँ से कोई लड़की नहीं गई। मैं तो इस बात को मानने से ही इनकार कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी उस लड़की को नहीं देखे। मैं उसी नौकर के पास खड़ी थी जब मैंने देखा कि एक आदमी लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। मगर जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि इस आदमी के उसी पैर में चोट थी। मेरे दिमाग में रात वाली पूरी बात याद आ गई। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया। वो वही बूढ़ा आदमी था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, मगर इस बूढ़े आदमी बाबा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा सुकून था। मुझे देखकर उसने कहा कि मैं जानता था कि तुम बहुत ही जल्द मुझे ढूंढ लोगी, मगर इतनी जल्दी ये नहीं सोचा था। मैं हैरान हुई कि इस बूढ़े को पता था कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ। मैं उस पर नज़र रख रही थी। वो ये बात जानता था। मैंने कहा, देख बाबा, तू जो भी है, अब मुझे पता चल गया है। अगर तू चाहता है कि मैं कोई हंगामा ना करूं, तो बता तू क्यों उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या बिगाड़ा है उन लड़कियों ने तुम्हारा? मेरी बात सुनने के बाद उस बूढ़े ने कहा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। उस बुढ़े ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम उस नौकर को बता दो कि तुम मेरे साथ जा रही हो। अगर तुम्हें किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो तो वो जो चाहे मेरे साथ कर लेगा। मैंने भी सोचा कि चलो एक बार इस पर भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन मैंने उस स्टेशन के नौकर को बता दिया कि क्या बात है। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ एक आबादी वाले इलाके की तरफ जाने लगी। थोड़ी आगे चलकर मैं थक गई और मैंने उस बूढ़े बाबा से कहा, और कितना चलना पड़ेगा, मैं अब थक चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर उस बाबा ने कहा, यहाँ से बस थोड़ा और आगे। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर एक घर के पास वो बूढ़ा आदमी रुक गया। उस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर मैंने उस बाबा से कहा कि मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ और यहाँ ये ताला मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। बाबा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और घर के पीछे चल दिए। मैं भी उनके साथ साथ चलने लगी। घर के पीछे झाड़ियों की आड़ में एक और दरवाज़ा था। बाबा उस दरवाजे के अंदर चला गया। मुझे भी उसी के साथ जाना पड़ा।
थोड़े से चलने के बाद एक कमरे में जाकर मैं रुक गई। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। अचानक कमरे में रोशनी हो गई। कमरे में मौजूद लड़कियों को देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां 4 लड़कियां थीं और चारों ही प्रेग्नेंट थीं। मैंने उनको देखा। वो लोग अच्छी खासी खूबसूरत थीं और जवान थीं। मैंने उस बाबा से कहा कि ये सब क्या है, ये लड़कियां यहाँ क्यों हैं? उस बुढ़े आदमी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें बताने वाला था। ये जो लड़कियां हैं ये सारी मेरी अपनी हैं। मैंने शक की नज़रों से इस बूढ़े को देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, ठीक से बताओ। उस आदमी ने इशारा किया और वो लड़कियां उठकर दूसरे कमरे में चली गईं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, मगर मैं चुप रही। इस बूढ़े बाबा ने कहा, इन लड़कियों का मेरे पास होना वाकई एक अजीब बात है, मगर हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है और उस कहानी को हर एक को नहीं बताया जाता। मैंने कहा, देखो बाबा, ये सारी बातें करके मुझे मत उलझाओ। तुम मुझे घुमाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। उस बाबा ने कहा, ये लड़कियां मेरी कुछ नहीं लगती। हाँ, बस इंसानियत के नाते ये यहाँ हैं। ये वो लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग जाती हैं और फिर इनके साथी उनको बीच रास्ते में धोखा देकर छोड़ जाते हैं। मैं इनकी मदद करता हूँ और उनको यहाँ अपने पास ले आता हूँ, मगर यहाँ तुम जैसी सोच वाले लोग इस बात को गलत समझते हैं, इसलिए उन सबका यहाँ रहना सही नहीं। मैं इनको दूसरे शहर अपने जानने वालों के पास भेज देता हूँ। वो यहाँ उनको किसी घर में या कहीं काम पर लगवा देते हैं। ये सिलसिला पिछले 4 महीनों से चल रहा था। मैंने उस बूढ़े की बात सुनी और कहा कि अगर यही बात है तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि वो मेरी बेटी थी? उस बाबा ने कहा कि तुमसे पहले मुझसे कभी किसी ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, और अगर मैं तुम्हें सच बता भी देता तो मेरी बात का कौन यकीन करता? अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम परसों रात को स्टेशन पर क्या लेने आए थे? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा एकदम चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद कहने लगा कि उस दिन जब ऑफिसर आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था। उसी समय मेरे कुछ कागजात वहाँ स्टेशन पर गिर गए थे। मैंने सोचा कि रात में वहाँ कोई नहीं होगा, तो रात में जाकर मैं अपने वो कागजात देख लेता हूँ। मगर तुमने जो मेरे साथ किया वो तो तुम जानती हो। मैं तुम्हारे सामने इसीलिए नहीं आया, फिर लोग समझते कि मैं कोई चोर हूँ। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज ये सब तुम मुझे बता रहे हो, पहले से ही बता देते। मेरी बात पर उस बाबा ने कहा, मैं सोचता था कि पता नहीं तुम इस बात का क्या मतलब निकालो। मैंने कहा, ठीक है, ये तो तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन काम करने का तरीका सही नहीं है। कोई भी काम अगर गलत तरीके से किया जाए तो उसका नतीजा भी गलत ही निकलता है। बाबा ने कहा, अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो बस मुझे उम्मीद है कि अब तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मैंने कहा, हाँ सही है, अब मुझे पता चल गया, वरना मुझे तुम पर शक था कि आखिर ये क्या राज है। मैं इस बाबा के घर से निकली और स्टेशन आकर मैंने नौकर को सारी बात बताई, तो उसको भी ये बात जानकर बहुत हैरत हुई, मगर इस बात पर यकीन करना अब मुझ पर था। उस नौकर ने अभी भी मुझे सोच में देखा तो कहने लगा कि अब बस करो, इस बाबा को छोड़ दो और काम धंधा पकड़ो। मैंने भी सोचा कि मैं अब कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इस बारे में। वो बेचारा तो नेक काम कर रहा है, किसी लड़की को काम पर लगा रहा है। मैं सारी बातें छोड़कर अपने काम में लग गई। रात गए थक हार के मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। सोते हुए मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये ख्याल आया कि वो जो सारी लड़कियां थीं लगभग सभी प्रेग्नेंट थीं, और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि उनके शरीर की हालत भी एक जैसी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब एक साथ प्रेग्नेंट हुई हों? और मैंने इस बूढ़े आदमी से इतनी देर बातें की, कोई भी लड़की दोबारा मेरे सामने नहीं आई। कुछ तो था जो मेरी आंखों से छुपा हुआ था, मगर क्या ये बूढ़ा जितनी सीधी और आसान बातें मुझे बता रहा था, सब कुछ इतना सीधा और आसान नहीं था? और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ थी तो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा था? अब किसी न किसी तरह मुझे इस गुत्थी को सुलझाना था। मैं वहीं बैठी हुई कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी जब एक लड़की पर मेरी नज़र गई। मैं हैरान हुई कि इतनी रात को यहाँ ये लड़की क्या कर रही है। मैं उस लड़की के पास गई और उससे पूछा, कौन हो तुम? तो वो लड़की कहने लगी, मैं कहीं जा रही हूँ, अकेली हूँ। मैंने कहा, मगर तुम कहाँ जा रही हो? ये बात सुनकर वो लड़की अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगी। मैं उसको रोता हुआ देखकर परेशान हो गई और उससे बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी,
मैं एक हफ्ते से यहाँ से वहाँ दर बदर फिर रही हूँ। मेरे एक गलत कदम ने मुझे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्या कर दिया? तो उस लड़की ने बताया कि मैं भी इस दुनिया में एक बेवफा लड़की की मोहब्बत पर यकीन कर बैठी और अपनों को छोड़कर किसी अनजान मर्द के साथ इस दुनिया से अलग एक दुनिया बसाना चाहती थी। मगर मुझे पता नहीं था कि इंसानों से निकलकर मैं दरिंदों में जा रही हूँ। उसने मुझे इस्तेमाल किया और एक रात अकेला छोड़कर चला गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा मगर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर मैं घर पर वापस जाऊंगी तो मुझे देखते ही वो मेरा खून कर देंगे। मैं खुद भी जीना नहीं चाहती मगर ये नन्ही सी जान जो मुझ में सांस ले रही है उसके लिए मैं जिंदा हूँ। मुझे इस लड़की की कहानी सुनकर उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने तभी फैसला किया और मैं इस लड़की को भरोसे में लेकर स्टेशन से दूर चल दी। इस घर का दरवाज़ा खटखटाना बेकार था, इसलिए मैंने भी वही चोर दरवाज़ा इस्तेमाल किया। अंदर जाने के लिए मैंने आराम से दरवाज़ा खोला मगर जैसे ही मैंने कमरे में अपना कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं कहीं गलत जगह पर आ गई हूँ। मगर वो सब कुछ तो सच था। वो सब लड़कियाँ बहुत बुरी हालत में लगभग बेहोश पड़ी थीं। उनके लेटने के तरीके से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग नशा करके लेटी है। उनके शरीर पर नज़र पड़ते ही मुझे सारी बात समझ में आ गई। मैंने उस लड़की को वहीं चुप रहकर खड़े होने को कहा और खुद उस घर के दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ वो बूढ़ा आदमी भी नशे की हालत में पड़ा था और उस कमरे में बहुत सी नशे की चीज़ें रखी हुई थी। मैं अब सारी गुत्थी सुलझा चुकी थी। मैं उस लड़की के साथ जल्दी से वापस स्टेशन पर आ गई। मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बताई। उसने पूरी बात इत्मीनान से सुनने के बाद मुझसे कहा, इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, सुबह उठते ही हम उस जगह पर छापा मार देंगे। मैंने कहा ठीक है, मगर अभी चलकर सबूत जमा कर लेते हैं। स्टेशन मास्टर 4 ऑफिसर के साथ इस जगह पर पहुंच गए। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस वालों ने इस बूढ़े को नशे की हालत में ही हथकड़ियां लगा दी। अगली सुबह बहुत अच्छी थी मगर उस बूढ़े के लिए नहीं। जब वो अपने नशे से बाहर आया तो सब कुछ देखकर एकदम सुन्न पड़ गया। उसका नशा अभी पूरे तरीके से नहीं उतरा था। पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी बात बता दी। ये लड़कियां मेरी कुछ नहीं हैं, घर से भागकर आती हैं। मैं ज़्यादातर किसी बस के अड्डे या स्टेशन पर इनसे मीठी मीठी बातें करके इनके दिल का हाल जान लेता हूँ और फिर इनको बहलाकर अपने घर ले जाता हूँ। फिर मैं इनको नशे का आदी बना देता हूँ और जब ये नशे की आदी हो जाती हैं तो मैं इनसे जो काम कहता हूँ ये वही करती हैं। ये लड़कियाँ नशा एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाने में मेरी बहुत मदद करती हैं। वहाँ आगे मेरा दोस्त उनको उतार लेता है और आगे किसी आदमी को इनको बेच देता है। काफ़ी महीनों से ये सब चल रहा था लेकिन इस औरत ने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने इस बूढ़े से कहा कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी बेटियों जैसी लड़कियों के साथ ये सब करते हुए? तूने मुझे जो कहानी सुनाई मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे लगा तू इन लड़कियों का हमदर्द है। वो तुझ पर भरोसा करती थी। अगर कल रात मैं इस लड़की को तेरे साथ अकेले भेज देती तो उसके साथ भी तू यही सब कुछ करता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसने मेरे दिल में ये बात डाली कि मुझे खुद इस लड़की के साथ जाना चाहिए। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी आंखों से वो घटिया मंजर देख लिया। अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। तूने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। जाहिल आदमी, कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं खुद अपने हाथों से ही उसको मार डालती। पुलिस वाले उस आदमी को ले गए। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब उसकी कैद में कोई भी मासूम लड़की नहीं थी। अब जो हो गया था वो बदला तो नहीं जा सकता। किसी पर भरोसा करना बहुत आसान है मगर किसी को भरोसे में लेना और भरोसे को कायम रखना बहुत मुश्किल है। इंसान को गलत नहीं समझें मगर हर इंसान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना भी गलत बात है। हमें अपना हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। किसी पर भरोसा करने से पहले हमें अपने माता पिता और घर वालों के बारे में सोच लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।